अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं मारूफ वकील जनाब महमूद पराचा साहब। बिल्किस बानो को गुजरात 2002 के दंगा के दौरान उनके साथ गैंगरेप हुआ, उनके ख़ानदान के लोगों को कत्ल किया गया। जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था उन सबको साल 2008 में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को उन सबको माफ कर दिया है और वो सब जेल से बाहर हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, उनको फूल का माला पहनाकर उनका वेलकम किया जा रहा है, जैसे उन्होंने पाकिस्तान या चाइना को शिकस्त दे करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया हो। महमूद पराचा साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर कानून क्या कहता है। क्या किसी उम्र कैद के मुजरिम को जिसको सजा सुनाई जा चुकी हो, क्या कोई भी सरकार उसको माफ कर सकती है या नहीं कर सकती है, और आखिर किस बुनियाद पर इतने संगीन और खतरनाक मुजरिमों को गुजरात सरकार ने, जहां बीजेपी की हुकूमत है, उसने माफ कर दिया है। महमूद पराचा साहब, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक माहिर कानून और वकील होने की हैसियत से यही जानना चाहेंगे कि ऐसे खतरनाक मुजरिमों को जिन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी होती है, क्या कोई सरकार माफ कर सकती है? क्या आइन में ऐसी कोई शक मौजूद है? ये कानून में और आइन में शक्ल तो मौजूद है, लेकिन ये सरकार की डिस्क्रिशन पे बेस्ड होता है कि सरकार किस तरह का संगीन जुर्म किया जाता है। उस संगीन जुर्म की बुनियाद पर ये फैसला लेती है कि इनको उम्र कैद की जो सजा है, उम्र कैद का मतलब जो कानूनी तौर पे होता है उम्र कैद ही होता है, पूरी ताउम्र जेल में रहने का मतलब होता है। तो सरकार ये देखती है कि क्या इनका केस ऐसा था जिसमें इनको ताउम्र जेल में रख के पहले उससे छोड़ दिया जाए। ये बुनियादी वजह है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो एक जगतार सिंह हवारा हैं जिनके ऊपर एक पॉलिटिकल मर्डर का इल्जाम है और उनकी अपील पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि हमारा ये मानना है, हम उनके वकील हैं, कि उनको बरी होने का केस है उनका, लेकिन वो आज 28 साल से जेल में बंद है। उन्होंने भी अप्लाई किया लेकिन उनको नहीं रेमिट किया गया। तो इनमें ऐसी क्या खासियत थी कि उन्होंने सिर्फ एक मर्डर का केस है उनके ऊपर। इनके ऊपर किस तरीके के मर्डर के केस हैं वो आप देख ही रहे हैं। गैंग रेप का भी केस है जिसमें अब रेप की सजा भी जो निर्भया के केस के बाद मौत की हो गई है। तो इन्होंने इस तरह के काम किए, उसके बावजूद भी अगर कोई सरकार ये समझती है कि इनको उम्र कैद की सजा को कम कर देना चाहिए, तो ये उस सरकार की जहनियत दिखाती है। लेकिन मैं इसके एक स्टेप आगे जाके कुछ कहना चाहता हूं। जी। एक तरह से जो इल्जामात नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर और अमित शाह साहब के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर लगते रहे हैं, जो बहुत सारी वजूहत से साबित नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, जिसमें एक लेटेस्ट वजह उसकी ये भी है जो अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया जिसमें तीस्ता सीतलवाद और दूसरे लोगों को अरेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक तरह का इनडायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिया अपनी जजमेंट के तरीके से। लेकिन हर चीज, हर स्टेप पे हाईएस्ट लेवल से गुजरात सरकार की और 2014 से भारत सरकार की, क्योंकि प्रधानमंत्री और बहुत पावरफुल होम मिनिस्टर भी बन गए हैं दूसरे जो एनडीए 2 थी उसमें। तो ऐसे लोगों की जो फुटप्रिंट्स हैं, खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह साहब के, साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि डे वन से किस तरीके से लोगों को तैयार किया गया था कि सरकार तुम्हारी मदद करेगी। ये इस तरफ सीधे सीधे इशारे हो रहे हैं ना कि सरकार तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे हल्के बनाए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन खराब की जाएगी, और तुम्हें अगर बिलफर्ज फंस भी गए किसी तरीके से तुम, और इसमें ज्यादातर मुल्जिमान जो हैं वो फंसे ही नहीं, उनके खिलाफ मुकदमे ही दर्ज नहीं हुए। 90% लोगों के खिलाफ गुजरात के जिन्होंने दंगे किए और कत्ले आम किया, 90% लोगों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन खराब की गई, सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरफियर करना पड़ा। अगर यूपीए की सरकारें ईमानदारी से काम करती तो शायद इन्वेस्टिगेशन इतनी खराब नहीं होती, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनके कुछ लोग जो थे, जो गुजरात के लीडर्स थे, वो मुलविस थे। इसके भी सबूत अगर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो साफ नजर आ जाएंगे। उसके बाद केसेस सुप्रीम कोर्ट तक ट्रांसफर कर रही है महाराष्ट्र में, दूसरी जगहों पे, वहां भी
गवाहों को गवाही नहीं दी गई, और बल्कि जो लोग गवाहों का साथ दे रहे थे या उनकी मदद कर रहे थे, अल्टीमेटली आके उन लोगों को भी सजा करने के लिए या उनके पर केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो ट्रायल के दौरान किस तरीके का रवैया सरकारों का रहा ये, और इन सब खतरों के या इन सब बंदिशों के बावजूद भी अगर कुछ बहुत कम परसेंटेज को सजा हो गई, तो सजा को खत्म करके ये इन्वॉल्वमेंट दोबारा नजर आ रही है अमित शाह साहब की, मोदी साहब की, और उनके प्रेशर में आके ये गुजरात सरकार ने ये किया। और उसके ऊपर एक और इन्वॉल्वमेंट जो साफ साफ नजर आती है कि उनका इस्तकबाल किया जाए। चलिए, हमने इन सबको क्लीन चिट दे दी। आगे इस पर बातचीत करेंगे, कई सारे सवाल भी उठे, लेकिन जरा कानून की जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। और बोलना चाहता हूँ कि हम इन्हें क्लीन चिट भी दे दें। यहाँ तक ना नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ गलत काम किया, ना अमित शाह साहब ने, ना इनके सरकार में और बीजेपी और आरएसएस के ओहदेदारान ने कोई भी गलत काम नहीं किया। और जब ये लोग कोई सुरखरू होके बरी होके तो नहीं आए ना, तो किस बात का इस्तकबाल हो रहा है आरएसएस के उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का जिनके ऊपर इल्जामात लगे हैं कि उन्होंने गुजरात के दंगे कराए थे। तो ये एक पुख्ता सबूत जो साबित करता है इस बात को कि उन्हें वेलकम किया जा रहा है, उनको फूलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के लीडरान की इन्वॉल्वमेंट का सबसे पुख्ता सबूत है। पराजा साहब, जिस तरीके से सरकार ने इनको आजाद कराया है, कि इतना सारा एतराज और तनकीद बर्दाश्त करके फिर वीएचपी के लीडरों के जरिए इनका इस्तकबाल हो रहा है, तो क्या इसको माना जा सकता है कि ये लोग सरकार के ही अफराद थे और इनको बचाना सरकार की मजबूरी थी, या सरकार का इनसे कोई कमिटमेंट था और सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है? सरकार का नहीं। देखिए, सरकार में और नेताओं में, पॉलिटिकल लीडरशिप में और सरकार में हमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे भारत में और देश के प्रधानमंत्री में फर्क है। स्टेट में भारत का राज्य जो है, भारत जो स्टेट है, कंट्री है, वो अलग चीज है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब अलग चीज है। भारत का स्टेट जो है अलग चीज है। उसी तरीके से सरकार अलग चीज है, चीफ मिनिस्टर अलग चीज है। चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट हो सकता है, सरकार भ्रष्ट नहीं होती है। चीफ मिनिस्टर गलत काम कर सकता है, होम मिनिस्टर गलत काम कर सकता है, सरकार गलत काम नहीं करती, इंडिविजुअल गलत काम करते हैं। तो भ्रष्ट नेता जो थे, जिनके पॉलिटिकल मफाद थे, उन्होंने गलत काम किए। सरकार की गलत काम नहीं कहना चाहिए, ना होता है सरकार का गलत काम, तो उन लोगों ने किए। उसके सबूत आज तक एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी दिन, ऐसी मिसालें पूरी दुनिया में बहुत हैं, जब सही इन्वेस्टिगेशन होगी, जब सही मुकदमा चलाया जाएगा और सही तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा, तो उन सभी लोगों की सच्चाई निकल के सामने आएगी। इस तरह की मिसालें हमारी अदालतों में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे केस किए हैं जिन केसेस में के लोग बरी भी हो गए, उसमें भी केस खोले जाते हैं कि इसमें कहीं पुलिस ने गलत इन्वेस्टिगेशन तो नहीं की, इसमें कोई दबाव से तो बरी नहीं हुए। तो ये चैप्टर, अगर अंबेडकरवादी लोग मौजूद हैं, अगर संविधान के मानने वाले लोग मौजूद हैं, तो अभी सच्चाई को सामने लाने की गुंजाइश अभी भी बाकी है। हौसला ना छोड़ें। अच्छा महमूद पराजा, सभी जो उम्र कैद की सजा होती है तो उसकी लिमिट क्या होती है? कहा जाता है कि जो उम्र कैद की सजा होती है तो उसका मतलब 20 साल किसी ने जेल में सजा काट ली तो वो एक तरह से उम्र कैद की सजा समझी जाती है, उसके बाद उसको रिहाई मिल सकती है, आजादी दी जा सकती है। देखिए, लाइफ मीन्स लाइफ, ये तो बुनियादी एक असूल है जो सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे कानून में भी, जो इंडियन पिनल कोड और दूसरी जो सजा तय करते हैं, वो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि लाइफ सेंटेंस मतलब जब तक इंसान की जिंदगी बाकी है, जिसको सजा हुई है, वो जेल में रहेगा। लेकिन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हुए और सरकारों ने भी ये पॉलिसी बनाई कि लाइफ को हम इसकी तर्जुमानी करें कि मिनिमम 14 साल तो काटने। 14 साल काटने के बाद अलग अलग सरकारें कुछ कहती हैं कि 20 साल में, कोई 15 साल में, कोई 14 साल में भी। तो 14 साल तो बुनियादी तौर पे काटने ही होते हैं, और उसके बाद सरकार जो है रियायत दे सकती है कि उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं कि इसका पहला जुर्म था क्या, किस तरह का जुर्म था, कितना सीरियस जुर्म था, क्या क्या चीजें, इल्जाम क्या थे, और सजा किन चीजों के तहत हुई, और उसके बाद इसका चाल चलन कैसा रहा जेल के अंदर।
और दूसरी चीजें जो होती हैं, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट फहरिस्त है, उन सब क्राइटेरिया पे पूरा उतर के अगर कोई बाहर निकल के आता है, बाहर निकलने के लायक समझा जाता है सरकार के द्वारा, एक लंबी उसके लिए फहरिस्त है चीजों की, तब कहीं जाके उसको उम्र कैद से, यानी कि अपनी जो जिंदगी होती है उससे पहले छोड़ा जाता है। मगर एज ए रूल लाइफ मीन्स लाइफ। तो सरकार ने इसी रियायत का या सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को बुनियाद बनाते हुए इन तमाम संगीन मुजरिमों को रिहा किया है? जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो क्या दोबारा, चूंकि इनका जो जुर्म है पराचा साहब बड़ा संगीन है, एक औरत के साथ उन्होंने गैंग रेप किया, उनके खानदान के लोगों का कत्ल किया, बड़ी मुश्किल से किसी हद तक उस खातून को इंसाफ मिला, और दोबारा इन्होंने 14 साल पूरा होते ही उन्हें जेल से बाहर कर दिया है। तो क्या दोबारा इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दायर की जा सकती है कि खतरनाक मुजरिम है, इनको दोबारा जेल भेजा जाए? देखिए, मैंने आपको वही कहा ना, ये एक लंबी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन प्रक्रिया मौजूद है। अगर हम ये दिखाने में इस केस में भी कामयाब हो जाएं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी वो दबाव में आके ठीक नहीं की गई थी इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो गवाह थे उनको गवाही देने से डराया गया था कि वो गवाही ठीक से ना दे पाए, तो इसीलिए शायद फांसी की सजा नहीं हुई। आप समझ रहे हैं? इन सब चीजों की गुंजाइश मौजूद रहती है। भारत के संविधान में, भारत के कानून में भरोसा रखें। जब, और मैं सबसे बड़ा गुनहगार गुजरात के दंगों के केसेस में जो इंसाफ ना मिलने किसी को मानता हूं, तो उस वक्त जो सबसे पावरफुल लीडर थे हमारे मुल्क के, अब वो नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लोग इशारतन समझ जाएं, और वो गुजरात से ही आते थे, उनका सबसे बड़ा जुर्म मैं मानता हूं कि तो अब उन्होंने, सरकार उस वक्त यूपीए की सरकार जो उसको बचा रहे हैं, उनके एक लीडर का आप नाम ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के जिम्मेदार नहीं होंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही, लेकिन वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो और वो जो गुजरात से चेयरपर्सन, आते थे, और वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती। प्राइम मिनिस्टर भी उसके जिम्मेदार हैं, पूरी यूपीए सरकार जिम्मेदार है, उस वक्त के होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो सुपर थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी भी उनको प्यार से बाबू भाई कहते हैं। होम मिनिस्टर साहब भी उनसे राजनीति के जो चाणक्य हैं वो हैं आज, तो उनसे बहुत सारे दांव पेच उन्होंने उनसे ही सीखे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। तो जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे किसी की, 10 साल के अंदर, आप मुझे बताइए ना, आज तो झूठे, जो जरा सी, अभी देखिए बिहार में क्या शुरू कर दिया है, सारे टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं ना कि इतने लोग दागी हैं, तो इस तरीके का मिसयूज एक सरकार में बैठे प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर कर सकते हैं। तो क्या इंसाफ दिलाने के लिए 10 साल कम थे? देखिए, लॉजिक पे जाना चाहिए, मेरी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी की बात पे। उसके लिए एक फर्द को क्यों जिम्मेदार करार देंगे आप? जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मिलर टाइम्स के नाजरीन हैं समझ रहे होंगे, बट एक शख्स क्यों? पूरी यूपीए सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और जो मैडम है वो पूरे हुकूमत की एक तरह से सरबराह थी, तो सब लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर होंगे तो सिर्फ एक को क्यों बलि का बकरा बनाया जाएगा? मैं, बलि का बकरा क्या, वो तो बहुत ज्यादा रईस और पावरफुल आदमी थे, वो कहां से बलि का बकरा बन गए? अब बना रहे हैं उनको। मैं बना नहीं रहा हूं, बलि का बकरा तो वो होता है जिसको बेगुनाह को मार दिया जाए। क्या वो बेगुनाह थे? ये तो आप भी नहीं कह पाएंगे ना। क्यों? और मैं, प्रधानमंत्री का नाम मैंने लिया, मैं रिपीट करता हूं, प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे, यूपीए की चेयरमैन जिम्मेदार थी सोनिया गांधी जी, उस टाइम के होम मिनिस्टर जिम्मेदार थे, उस टाइम के आईबी चीफ जिम्मेदार थे, जो भी रहे, उस टाइम के जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वो सब जिम्मेदार थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा लोग ये बात कहते हैं, जो लोग कांग्रेस में, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सोनिया गांधी से भी ज्यादा कोई पावरफुल इंसान थे तो वो इंसान थे, इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बिकॉज ही वॉज, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की है। बीजेपी की जुबान वैसे बोल रहे हैं, तो बीजेपी का इल्जाम था कि कांग्रेस को वो चलाते हैं जिनका नाम अलिफ से है। मैं इसका शाहिद हूं, और मेरे अलावा इस चीज के बहुत सारे शाहिद हैं। मैं कांग्रेस में बहुत डीप तक क्लोज रहे आप काफी कांग्रेस के कार्य करता रहा हूं, और मैं उस शख्स के भी बहुत क्लोज रहा हूं। तो मरने से उनके गुनाह खत्म नहीं हो जाएंगे। मैं इस बात का सबसे बड़ा गुनहगार उनको मानता हूं।
खैर और हमारी तो हम किसी से बात कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए ताकि हम अपनी गलतियों से पुरानी सीख सकें। सबसे बड़ी जिम्मेदार 10 साल कम नहीं होते हैं। आज देखिए ना, किसी के ऊपर भी कोई इनके खिलाफ एक लफ्ज बोल ले, ये तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना एजेंसीज का। उस वक्त सही इस्तेमाल 10 साल कम थे क्या? सबूत कम थे क्या? कितने गवाह, कितने सबूत थे? क्या इतनी लचर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी? बुनियादी सवाल ये है। अब हम अगर मोदी जी को और अमित शाह साहब को दोष देते हैं तो वो मेरे ख्याल से गलत। नहीं, वो बिल्कुल, लोग ये तो तो अपनी जान बचाने के लिए करेंगे। उन लोगों ने 2004 दोष यूपीए देना कांग्रेस की चाहिए। सरकार बनी थी, तो गुजरात जी, राइट की वजह से या नरेंद्र मोदी का एक चेहरा दिखाकर कि अमित शाह को, और जब इनकी सरकार बनी तो उन्होंने गुजरात के मामले की सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तहकीक नहीं की, या जो मजलूम थे उनको इंसाफ नहीं दिलाया, मुजरिमों को सजा इन्होंने नहीं दिलाई, बल्कि मुसलमानों को ही एनआईए और कई सारी एजेंसियों के जरिए दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया कि हिंदुस्तान एनआईए के का मुसलमान एक्ट दहशत लाया गर्द। कौन? एनआईए का एक्ट चिदम्बरम साहब लाए। चिदम्बरम साहब ने। चिदम्बरम साहब लाए ना। जी। और 1 महीना 5 दिन के अंदर अंदर इतने ज्यादा ज़हीन आदमी है ये। 1 महीना 5 दिन के अंदर इन्होंने एक्ट लाके पेश कर दिया पार्लियामेंट में। 26/11 के बाद ये शुरू हुई कहानी, और इन्होंने 31 दिसंबर 2008 को एक्ट पार्लियामेंट में ला दिया। इतने ज्यादा ज़हीन इंसान है चिदम्बरम साहब। तो ये सब सोचने और समझने का विषय है। तब अहमद पटेल साहब कहाँ गए थे कि ये एनआईए जो 2004 में यूपीए 1 की गवर्नमेंट, जिसका पहला सबसे अहम जो वादा था, चुनावी वादा जो उनके मैनिफेस्टो में था, जो उन्होंने पूरा भी किया कि हम पोटा को खत्म करेंगे। 2004 में आते ही सबसे पहले पोटा को खत्म किया गया था ना। तो हम अगर अपनी गलतियों से पुरानी नहीं सीखेंगे, और आज उसी का खिमियाजा सबसे ज्यादा कांग्रेस भुगत रही है। उस तरह के ड्रेकोनियन जो चिदम्बरम साहब ने कानून बनाए ना, उस तरह के वही पीएमएलए यानी कि ईडी पे लागू हो रहे हैं जो उनके ऊपर खुद लागू हुआ। बिल्कुल। तो वो भुगत भी रहे हैं उसके खमियाजे। कांग्रेस पार्टी खमियाजा भुगत रही है उस वक्त नाइंसाफी करने का। तो ये डिवाइन जस्टिस जो कहते हैं ना, ऊपर से खुदाई जो इंसाफ है, वो है, इस दुनिया में भी होता है और दूसरी दुनिया में भी होता है। लेकिन मैं मोदी जी से, अमित शाह साहब से को कम गुनहगार मानता हूं। मैं कांग्रेस के उन लोगों को ज्यादा गुनहगार मानता हूं गुजरात का, जो 10 साल तक सरकार चलाए और उन्होंने इसमें इंसाफ नहीं किया, जानबूझ के, सब कुछ जानते समझते, और उसका खमियाजा वो खुद भी भुगत। मोहम्मद पराचा साहब, एक आखिरी सवाल। 15 अगस्त को लाल किला से वज़ीर आज़म मोदी साहब ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, उनकी डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा जाता है, सब करने की जरूरत है, और उसी दिन उन तमाम मुजरिमों को जेल से बाहर कर दिया गया। भले जैसा कि आपने बताया कि एक कानूनी राइट है सरकार के पास ऐसे मुजरिमों को माफ करने का, लेकिन क्या इस तरह के संगीन मुजरिमों को, जिन पर गैंग रेप का जुर्म साबित हो चुका है, कत्ल का जुर्म साबित हो चुका है, सीबीआई की अदालत से फैसला है, उन्हें कर देना चाहिए? देखिए, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। मेरा ट्विटर हैंडल पे मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि वो ट्विटर हैंडल पे मेरे जाएं और देखें। एक खवातीन ने बहुत अच्छा एक गाना गाया है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूं। वो इस जवाब का, सवाल का जवाब है। ये मेरे ट्विटर हैंडल पे है, वो झूठ सब लोग बोलता है। देखें। यही जवाब है हम्म। हर बात में, हर उनके हर वादे का जवाब यही है। उनका हर जुमला झूठा जुमला होता है। यही जवाब है। या फिर जो वो मजहब के नाम बोलेंगे पर तफरीक है? करें। मतलब क्या औरतों की डिग्निटी, सम्मान, इज्जत, वकार की बात हो रही है, लेकिन ये शायद उनके औरत ही घर तो में बोल रही है, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। मैं किसी की जातियात पे नहीं जाना चाहता हूँ, वो कितनी इज्जत करते हैं महिलाओं की, ये जग जाहिर है। उनके टेप्स, ऑडियो टेप्स जो अमित शाह साहब के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने एक महिला के फोन टेप कराए, ये सब तो सीरीज है ना। उनकी खुद जो वाइफ हैं,
वो किस हाल में है वो देख लें। ये सब उनका सम्मान दिखाता ही है ना, कितना महिलाओं के प्रति सम्मान करते हैं वो। तो इसीलिए मैं जवाब देना ही नहीं चाह रहा ना, ये जो ख्वातीन ने गाना गा के बताया ना, यही इनका सही जवाब है और यही सच्चाई है। जब तक ये देश इस बात को नहीं समझेगा तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे मोदी जी। बहुत शुक्रिया महमूद पराजा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बिल्किस बानो पर हम खासतौर पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक मरतबा फिर से बता दें कि बिल्किस बानो के साथ साल 2002 के गुजरात राइट्स के वक्त गैंगरेप हुआ था। उसके अलावा उनके खानदान के 7 लोगों का कत्ल किया गया था। 2008 में सीबीआई की अदालत ने इस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सब गुजरात की गोधरा जेल में कैद थे, जिनकी सजा 14 साल पूरी हो जाने के बाद गुजरात सरकार ने माफी की पॉलिसी के तहत उन सबको आजाद कर दिया है और बाहर निकलने के बाद उन तमाम मुजरिमों का शानदार वेलकम हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? महमूद पराजा साहब के जो ख्यालात हैं खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से उन्होंने कई सारी बात की है और मरहूम अहमद पटेल साहब की तरफ उन्होंने कई सारा इशारा कर दिया है। आप किस बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। शुक्रिया पराजा साहब। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com